आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कार्टून स्टाइल वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक शाम थी जो किसी पुराने लखनवी महल की दीवारों से टकराकर सदियों की थकान ओढ़े हुए उतर रही थी। हवा में इत्र और हिना की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी, जैसे किसी ने समय को सुर्ख जाफरानी चादर में लपेटकर दस्तरख्वान पर सजा दिया हो। और उसी शाम की गोद में थी एक खामोश सी हलचल, शाही पुलाव की दावत का ऐलान, जो हवेली नजफगढ़ में पूरे शान और शौकत से होने वाला था, जहां बीबी सफिया बेगम, जिनके हाथों के बनाए पुलाव की खुशबू दूर के शहरों तक जाती थी, पूरे तामझाम से एक महफिल सजाने जा रही थीं। और इस बार की दावत कोई मामूली दावत नहीं थी, बल्कि एक किस्म की सियासी चाल भी थी, जिसमें खाने की हर परत में कोई न कोई राज छुपा हुआ था। शहर की सबसे मशहूर खानदानी हवेली की रसोई में सुबह से ही कड़ाहियों का शोर, हलकों की गर्माहट, मसालों की तपिश और बावर्चियों की सरगोशियां चल रही थीं। गुसल खाने से लेकर आंगन तक मेहमानों की तैयारी हो रही थी। बीबी सफिया की छोटी बहन जोया, जो अब भी कुछ ही महीनों पहले मायके आई थी तलाक लेकर, उसकी नजरें बार बार पुराने संदूक की तरफ जातीं, जहां अम्मी जान की पुरानी रेसिपियों की डायरी रखी थी। और वहीं एक कोने में खड़ा था रईस, घर का पुराना बावर्ची, जिसने 47 के दंगे देखे थे, मगर कभी पुलाव का स्वाद नहीं बदला। वो कह रहा था, बेगम साहिबा, इस बार हम बकरे के गोश्त वाला नवाबी पुलाव बनाएंगे, जिसमें किशमिश, बादाम और तली हुई प्याज की वो परत होगी जो लखनऊ से सीधी जन्नत तक जाती है। और बीबी सफिया बस मुस्कुरा रही थीं, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो इस दावत के जरिए किसी अधूरे वादे को पूरा करना चाहती थीं, या शायद किसी छूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की साजिश कर रही थीं। क्योंकि इस बार इस दावत में वो मेहमान आने वाले थे जिनसे सालों से किसी ने बात नहीं की थी। वो पुराना दुश्मन खानदान मीर सलीम का, जिनके बेटे ने कभी बीबी सफिया की बड़ी बेटी फरजाना से निकाह करने का इरादा जाहिर किया था, मगर मसले और जात पात की दीवारें आड़े आ गई थीं। और जब हवेली के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की आहटें आने लगीं, तो रसोई में आखिरी दम का दम निकाला जा रहा था। तवा गरम था, हांडी में हल्का सा कड़कड़ा रहा था, और चूल्हा जैसे खुद शेरवानी पहनकर दावत में शरीक होने को बेताब हो। फरजाना, जो अब 2 बच्चों की मां थी, अपने ससुराल से चुपके से आई थी इस एक रात के लिए। वो जानती थी इस दावत के पीछे उसकी अम्मी का मकसद क्या है, और जब उसने पुराने बर्तन से वो चांदी की तश्तरी निकाली जिसमें कभी अब्बा जान खाना परोसते थे, तो उसकी आंखें नम हो गईं। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस रईस को वो इशारा किया जो सिर्फ पुराने नौकर समझ सकते थे। और रईस ने झुककर कहा, बेगम जान, आज की रात अगर जायका दिल तक ना उतरे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और शाम की परतों में जब पहला सितारा फूटा, तो बरामदे में दरी बिछ गई, मसनद सज गए, और बीबी सफिया के चेहरे पर एक रोशनी उभरने लगी, जैसे वो उस पुराने वक्त को फिर से जीना चाह रही हों, जब उनके शौहर तालिमुद्दीन साहब जिंदा थे। और उन्हीं की याद में आज का ये पुलाव तैयार हो रहा था। एक ऐसा पुलाव जिसमें सिर्फ गोश्त, चावल और मसाले नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, शिकवे, माफियां और इंतजार भी था। हवेली के अंदर चिराग जलाए गए, और हर मेहमान को खुद बीबी सफिया ने सलाम किया। जब मीर सलीम साहब अंदर दाखिल हुए, तो पूरे घर की हवा रुक गई। रईस ने हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, इस दावत में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है, बस जायके की बात है। और मीर साहब की आंखों में भी एक नर्म सी चिंगारी थी। शायद वो भी थक चुके थे, लड़ते झगड़ते। खाने की खुशबू ने जैसे दिलों की दीवारें पिघला दीं। और जब पहला निवाला मुंह में गया, तो किसी ने कहा, हाय, ये तो वही स्वाद है जो कभी तालिमुद्दीन साहब के हाथों में था। और उस लम्हे बीबी सफिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे मुस्कान। और ये पहली बार था जब इस घर में सियासत के बदले सलीका बोला गया, नफरत के बदले निवाला बांटा गया, और मोहब्बत ने पुलाव के एक एक दाने में अपनी जगह बना ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त सब मेहमान खाने में मशगूल थे, हवेली के पीछे की तंग गली में एक परछाई धीरे धीरे दाखिल हुई। उसने चुपचाप वो तश्तरी उठाई और एक खत उसके नीचे रखकर चली गई। खत में लिखा था, ये पुलाव तो बस बहाना है, असल बात कुछ और है। मिलना है तुम्हें पिछवाड़े वाले आम के दरख्त के नीचे आधी रात को,
और अब कहानी की असल दावत वहीं से शुरू होती है। वो लम्हा जब हवेली की सारी रौनकें खामोश हो चुकी थीं, मसनदों पर बची खुची चांदनी लिपटी पड़ी थी और मेहमान अपने अपने तस्सुरात लेकर रवाना हो चुके थे, उस वक़्त हवेली की पिछली दीवार के पास लगे आम के पुराने दरख्त की छांव में सिर्फ चांद की दूधिया रोशनी और इंतजार की सांसें थीं। बीबी सफिया धीमे धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ीं, जैसे हर कदम पर कोई पुरानी याद खिंचती चली आ रही हो। उनके हाथों में वो खत था जो पुलाव की तश्तरी के नीचे मिला था, और दिल में हजारों सवाल जो किसी भूले बिसरे अफसाने के पन्नों से उभर आए थे। दरख्त के नीचे पहुंचते ही जैसे वक़्त ठहर गया, और वहां उस पुराने पत्थर के पास एक शख्स खड़ा था, झुककर, हाथ में छड़ी लिए, सफेद बालों में चांदी की तरह चमकती हुई रोशनी, और बीबी सफिया की आंखों से अचानक एक नाम निकला, तालीमुद्दीन। पर वो तालीमुद्दीन नहीं था, वो था नजफ, तालीमुद्दीन का छोटा भाई, जिसे सबने समझा था कि वो बहुत पहले हिंदुस्तान छोड़कर मक्का चला गया था, मगर असल में उसने कभी इस जमीन को छोड़ा ही नहीं था। वो यहीं किसी गुमनाम कोने में जिंदगी के दिनों को काटता रहा था, और आज इतने बरसों बाद शाही पुलाव की उसी महक ने उसे फिर से हवेली की तरफ खींच लिया था। बीबी सफिया की आंखों में सवाल थे और नजफ की आवाज में पुराना दर्द। आपके पुलाव की खुशबू ने मेरी रूह तक को हिला दिया, भाभी जान। मैं चला तो गया था, मगर घर का जायका, घर की दीवारें और तालीम भाई की यादें कभी नहीं छोड़ पाया। बीबी सफिया की आंखें डबडबा गईं और उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, इतने सालों बाद अब क्यों? नजफ ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा खत निकाला, क्योंकि अब वक्त है कि तालीम भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। और उस खत में जो लिखा था वो हवेली की तहजीब से बहुत अलग था। एक पुरानी रेसिपी की नक्शाबंदी थी जिसे तालीमुद्दीन ने कभी अपने हाथों से लिखा था, जिसमें लिखा था, पुलाव ए सुलह, एक ऐसा पुलाव जो दो दुश्मनों को दोस्त, दो बिछड़े दिलों को एक और दो बिखरे खानदानों को फिर से जोड़ सकता है। उस रेसिपी में वो सब कुछ था जो हवेली की दरों दीवारों में कभी गूंजता था। रोज के दूध से बनी मलाई, रेशमी ज़ाफ़रान, अफगानी पिस्ते, कश्मीरी मुर्ग, और एक ऐसी विधि जो न सिर्फ रसोई बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोलती थी। बीबी सफिया ने वो खत लिया और कहा, अगर ये पुलाव वाकई तालीम की आखिरी ख्वाहिश थी तो अब इसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले ही रोज हवेली में फिर से हलचल शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो दावत शाही नहीं थी बल्कि अंदरूनी थी। एक दावत जिसमें सुलह, अफसोस और मोहब्बत का तड़का लगना था। रईस को वो रेसिपी दिखाई गई और उसके हाथ कांपने लगे। अरे, ये तो वही जायका है जिसे हम कभी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। जोया, जो अब तक अपनी तलाकशुदा जिंदगी से मायूस बैठी थी, उसने पहली बार चूल्हे के पास आकर कहा, इस बार मुझे भी शामिल कर लीजिए अम्मी, शायद कोई जायका मेरी भी जिंदगी बदल दे। और इस बार रसोई में सिर्फ रईस नहीं था, बल्कि जोया, फरजाना और खुद बीबी सफिया भी अपने हाथों से वो पुलाव बनाने लगीं जिसे तालीमुद्दीन ने कभी एक मोहब्बत का जरिया कहा था। मसालों की खुशबू, चावल की नमी, गोश्त की नरमी और उस पर पिघली हुई मलाई जब पककर बर्तन में झांकने लगी तो पूरे घर में जैसे पुरानी रूहें जाग गईं। हवेली की दीवारों ने फिर से हंसना शुरू किया। रसोई की दरारों से मोहब्बत की खुशबू निकलने लगी। लेकिन दावत से पहले बीबी सफिया ने एक फैसला किया कि ये पुलाव सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं बल्कि उन सबको परोसा जाएगा जिनसे हवेली ने कभी मुंह मोड़ा था, जिनके साथ जमीनी, जाति या झेजी झगड़े हुए थे। एक एक को बुलावा भेजा गया। बूढ़े चौधरी असलम, जिनसे जमीन के बंटवारे में मनमुटाव हुआ था, मौलवी इफ्तिखार, जिनसे तालीमुद्दीन ने कभी बहस की थी, यहां तक कि वो पुराना बावर्ची कल्लू भी जिसे चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया गया था, सबको बुलाया गया। और जब शाम का वक्त आया तो हवेली का दरवाज़ा सबके लिए खुला था। दरबार हॉल में तश्तरियां सज चुकी थीं। गुलदानों में गेंदा और गुलाब रखे जा चुके थे। हर मेहमान को उस दिन अपनी हैसियत नहीं, अपनी मोहब्बत के वास्ते बुलाया गया था। और जब पुलाव ए सुलह परोसा गया तो किसी की आंखें छलक पड़ीं, किसी के होंठ कांपने लगे और किसी ने कांपते हाथों से पहला निवाला मुंह में डाला। फिर सब खामोश हो गए, जैसे उनके जुबान पे नहीं दिलों में स्वाद उतर गया हो। और फिर एक एक करके सबने अपने गिले शिकवे कहे और हवेली ने उन सबको सुना।
फिर बीबी सफिया ने वो खत सबके सामने पढ़ा जो नजफ लाया था, और तालीमुद्दीन की आखिरी ख्वाहिश सबके सामने। अली ए नजफगढ़ की पिछली कोठरी में रखे गए उस दूसरे खत ने जैसे पूरी हवेली की रगों में एक नई सनसनी दौड़ा दी, क्योंकि इस बार वो खत न तालीमुद्दीन का था न नजफ का, बल्कि वो था एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसे सब भूल चुके थे। वो नाम था बशीरुद्दीन, हवेली के तीसरे भाई का, जो वर्षों पहले हवेली छोड़कर बंबई चला गया था फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए, और फिर कभी लौट कर नहीं आया था। बीबी सफिया की आंखें खत पढ़ते ही सुन्न हो गईं, क्योंकि लफ्जों में छुपी वो लहजे की शिनाख्त कोई और कर ही नहीं सकता था। उसमें लिखा था, भाभीजान, अगर इस बार भी मेरे हिस्से का पुलाव बचा लिया तो समझ लीजिए मैं लौट आऊंगा, वरना हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और इस जुमले ने जैसे हवेली की ईंटें हिला दीं, क्योंकि बशीरुद्दीन को सबने खुदगर्ज, गैर जिम्मेदार और हवेली की इज्जत का सौदागर समझा था। मगर अब सालों बाद जब मोहब्बत, रंजिश और सुलह की महफिल फिर से आबाद हुई, तो उसका नाम आना किसी भूले हुए जख्म को फिर से छेड़ने जैसा था। बीबी सफिया ने वही पुलाव की बची हुई तश्तरी जो दस्तरख्वान पर रह गई थी, उसे उठाया, उस पर कपड़ा ढका और हवेली के पुराने बाग की ओर चल पड़ी जहां कभी बशीरुद्दीन खेला करता था। जोया और फरजाना पीछे पीछे चल पड़ीं, और रईस ने दूर से जाते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था बशीर के साथ क्या बीता था। वो मुंबई की चकाचौंध में गुम नहीं हुआ था, बल्कि वहां का सबसे बड़ा बर्तन बनाने वाला बावर्ची बना। लेकिन हवेली की याद उसे हर निवाले में कचोटती रही। बीबी सफिया बाग में पहुंची तो वहीं एक पुरानी झूले के पास एक बूढ़ा, थका हुआ, सफेद कुर्ता पायजामा पहने शख्स बैठा था, जिसने झुककर कहा, भाभीजान, सुना है पुलाव अब भी वहीं जायका रखता है। और सफिया के हाथ से तश्तरी छूटते छूटते बची। बशीर, तुझसे तो उम्मीद छोड़ दी थी हमने। बशीर ने वही तश्तरी उठाई, उसके ढक्कन को बड़े इत्मीनान से खोला और पहला निवाला मुंह में रखते ही रो पड़ा। ये जायका, ये वही है जो अब्बा जान के हाथों में होता था, और आपसे भी बढ़कर। जोया, जो अब तक खामोश खड़ी थी, पहली बार बोली, चचा जान, अगर सब लौट सकते हैं तो आप भी रह जाइए। बशीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब लौटने का वक्त है, पर साथ ही देने का भी, क्योंकि मैंने सिर्फ जायका नहीं लौटाया, मैं अपने साथ कुछ और भी लाया हूं। और उसने जेब से एक लाल रंग की पुरानी डायरी निकाली, जो अब्बा जान की तीसरी रेसिपी वही थी, जिसमें वो तमाम दावतों के नक्शे थे जो कभी नहीं हो सकी। पुलाव ए तफहीम, कौरमा ए रिहाई, जर्दा ए बेपनाह, और सबसे आखिर में एक बेहद पुरानी धुंधली लिखावट में एक नाम था, बिरयानी ए हकीकत। बीबी सफिया ने कांपते हाथों से वो बही ली और कहा, हमने तो समझा था सब खत्म हो गया, मगर असल दावतें तो अब शुरू होनी हैं। बशीर ने कहा, ये हवेली अब सिर्फ पुलाव की नहीं, बल्कि उन रेसिपियों की होगी जो रिश्तों को समझें, जात पात, जाति धर्म, सियासत और साजिशों से ऊपर उठकर एक निवाले में मोहब्बत परोसें। और उस रात हवेली की सबसे ऊंची मीनार पर जो चिरागा जला, उसने पूरे मोहल्ले को रोशन कर दिया। हवेली के पुराने नौकर, जो अब तक कोनों में पड़े खांसते रहते थे, सब चुपचाप बाहर निकल आए। किसी ने शहनाई उठाई, किसी ने ताशा, और एक खामोश महफिल फिर से जिंदा हो गई। मगर हवेली की इस नर्म हवाओं में अब भी कुछ सवाल बाकी थे, क्योंकि जब बशीर डायरी हवाले कर रहा था, तब रईस ने उस पर अच्छाई को दोबारा देखा जो पिछली कोठरी में खत रखने आई थी। वो कोई और नहीं बल्कि सालिमा बी, जो कभी हवेली की सबसे भरोसेमंद खाला हुआ करती थीं, जिन पर चोरी का इल्जाम लगा था और जिन्हें तालीमुद्दीन ने घर से निकलवा दिया था। और अब जब बशीर ने सफाई दी कि वो डायरी उसे सालिमा बी से ही मिली, तब जाकर हवेली की हर दीवार ने एक नई बात कबूल की कि नफरत से बड़ी कोई भूख नहीं और मोहब्बत से बड़ा कोई स्वाद नहीं। सालिमा बी ने अपना मुंह ढक रखा था, मगर उसकी आंखें बीबी सफिया से कह रही थीं, मैं अब भी आपकी दी हुई हल्दी अपने पास संभाल कर रखे हूं। और बीबी सफिया ने उस लम्हे वो हल्दी की डिबिया निकालकर उसके हाथ में रख दी। चलो, अब आखिरी दावत तेरे हाथों की हो। और ऐलान किया गया, इस बार की दावत बिरयानी ए हकीकत होगी, एक ऐसी बिरयानी जिसमें हर घर से कोई एक नुस्खा आएगा। पूरी हवेली में चिट्ठियां भेजी गईं, सबको कहा गया, अपनी दादी, नानी,
माँ के दस्तखत वाला कोई नुस्खा भेजो और पूरे शहर से जायकों की बारिश होने लगी। आम के अचार से लेकर लौंग की चाय तक, बादाम पेस्ट से लेकर धनिये की बर्फी तक, और हर नुस्खे के साथ कोई कहानी जुड़ी थी। हवेली नजफगढ़ की दीवारों पर अब तक जितनी बार भी रोशनी फैली थी, वो या तो जायके की गवाही देती थी या रिश्तों की टोह। मगर इस बार जो चिट्ठी आई थी उसमें महक नहीं, बल्कि धड़कनों की हलचल थी, जैसे कोई भूला हुआ साया लौट आया हो अपने हिस्से का हिसाब लेने। अगर ये आखिरी दावत है तो सच को भी बुलाना जरूरी है। इस एक लाइन ने पूरे रसोई खाने की गर्माहट को जैसे जमींदोज कर दिया। बीबी सफिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने से पहले ही महसूस कर लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लिख सकता है जो हवेली की रग और रिश्तों से वाकिफ है। किसी अपने का लहजा था, कोई ऐसा जिसने सालों की खामोशी को एक जुमले में गूंथ दिया था। रईस ने जब वो चिट्ठी देखी, उसकी आंखें डबडबा गईं। बेगम साहिबा, ये लिखावट, ये तो नसीम मियां की है। और उस नाम के साथ जैसे हवेली की परछाइयां रो उठीं, क्योंकि नसीम तालीमुद्दीन का वो दोस्त था जिसने हवेली की रसोई में कभी रोटी सेंकते सेंकते हवेली के बेटों को जिंदगी की मसालेदारी सिखाई थी। मगर फिर एक दिन वो चोरी के इल्जाम में रंगे हाथ पकड़ा गया और तालीमुद्दीन ने खुद उसे हवेली से बाहर निकलवा दिया था। बीबी सफिया को याद आया वो वक्त जब नसीम ने आखिरी बार कहा था, जिस दिन मेरी सच्चाई लौटेगी उस दिन हवेली का पुलाव भी रोएगा। और अब वो दिन सामने था। चिट्ठी के साथ एक पुराना कपड़े में लिपटा दस्तावेज भी था। वो हवेली की पुरानी मिल्कियत का नक्शा, जिसमें लिखा था कि रसोई की जमीन दरअसल नसीम के अब्बा के नाम थी, और वो हवेली का एक छोटा सा कोना जो सालों से बेकार पड़ा था, वो नसीम की मां ने दहेज में दिया था जब बीबी सफिया का निकाह तालीमुद्दीन से हुआ था। मगर वक्त ने वो हिस्सा निगल लिया और हवेली ने उसे अपना समझ लिया। बीबी सफिया की आंखों में शर्म का पानी उतर आया। हमने एक रिश्ते को जायदाद के धूल में दबा दिया। उस वक्त हवेली की सबसे पुरानी दीवार से एक कील गिरकर जमीन पर टपक पड़ी, जैसे खुद दीवार भी अब सच के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी शाम बीबी सफिया ने ऐलान किया, बिरयानी ए हकीकत अब अधूरी है जब तक नसीम मियां के हाथों की चुटकी उसमें ना गिरे। और उसी वक्त रईस को भेजा गया कि वो जाकर नसीम को ढूंढ कर लाए। मगर पता चला नसीम अब न सिर्फ बूढ़ा और बीमार है, बल्कि एक छोटे से मदरसे में बच्चों को तालीम देता है। और जब रईस वहां पहुंचा तो देखा नसीम एक पत्तल में बच्चों को चने की बिरयानी बांट रहा था, और एक बच्ची कह रही थी, नाना जी, इसमें प्यार की खुशबू बहुत है। रईस ने सारा माजरा बताया तो नसीम ने पहले तो इनकार किया, हवेली अब मेरी नहीं रही। लेकिन जब उसने बीबी सफिया का खत पढ़ा और तालीमुद्दीन की लिखी वो लाइन जो पिछली बही में मिली थी, नसीम के बगैर कोई भी दावत मुकम्मल नहीं है, तो उसकी आंखें छलक पड़ीं। मैं आऊंगा, मगर मेरे साथ मेरा सच भी आएगा। और वो लौट आया। हवेली में बाएं दरवाजे से दाखिल हुआ, उसी से जिससे कभी बाहर निकाला गया था। इस बार पूरे रसोई खाने ने ताली बजाकर उसका इस्तकबाल किया। जोया और फरजाना ने हाथ जोड़कर कहा, चचा जान, आप ही से सीखेंगे हम जायके का असल मतलब। और सालिमा भी, जो तब तक कोने में बैठी थी, आगे बढ़ी। जो हिस्सा आपका था वो अब आपका ही रहेगा। नसीम ने सिर्फ एक शर्त रखी, बिरयानी सबके हाथों से बनेगी, हर उम्र, हर जात, हर मजहब से। और उस दिन हवेली की रसोई जन्नत का मंजर बन गई। हिंदू कुम्हारनी सुमित्रा ने अपने हाथों से मिट्टी का तवा दिया, सिख पड़ोसी बलवंत सिंह ने केसर भेजा, ईसाई बेकरी वाली मार्था ने ब्रेड के टुकड़े जोड़े, और मुसलमान रसोइयों ने अपने अपने मसाले पेश किए। नसीम ने हर मसाले को एक कहानी की तरह पकाया, चूल्हे पर नहीं बल्कि यादों की आंच पर। और जब बिरयानी ए हकीकत पककर तैयार हुई, उसका रंग कोई सुनहरी नहीं था, वो हल्की खाकी, धूसर और सादा था, मगर उसमें एक नूर था। और उस नूर की रोशनी में जब वो बिरयानी परोसी गई तो सबकी आंखों में अपने अपने पुराने गुनाह तैरने लगे। सबने चुपचाप निवाले मुंह में रखे, और जैसे ही वो स्वाद उतरा, हवेली की सबसे पुरानी घड़ी ने अपने आप बजना शुरू कर दिया, जो बरसों से बंद थी। उस रात बीबी सफिया ने सबके सामने कहा, अब दावत का मकसद सिर्फ खाना नहीं,
बल्कि उन हर तालों को खोलना है जो बरसों से मोहब्बत के रास्तों को बंद किए हुए हैं। मगर जैसे ही दावत खत्म हुई और सब लोग जाने लगे, हवेली के सबसे पीछे वाले हिस्से से एक मध्यम सी आवाज आई, दादी अम्मा, क्या मैं भी अपने हिस्से की रेसिपी दे सकती हूँ? सबने घूम कर देखा। ये आवाज एक छोटी बच्ची की थी, एक अजनबी सी बच्ची जिसे कोई पहचानता नहीं था। उसका चेहरा रोशनी में साफ नहीं दिख। हवेली ए नजफगढ़ की फिजा में उस बच्ची की एक सधी हुई मासूम आवाज जब गूंज कर थमी, मैं तालीमुद्दीन की भूल हूं और आपकी कसम हूं, तो जैसे हर दीवार, हर आंगन, हर सूखे पत्ते ने चुपचाप सिर झुका लिया और उस सन्नाटे में बीबी सफिया का चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे रात ने चांद से अपना रंग छीन लिया हो। रईस की आंखें हैरत से फैल गईं। फरजाना और जोया एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी रहीं और हवेली की हवा में हल्दी, इलायची, लौंग और दगदगाती पुरानी मोहब्बत की वो बू घुल गई जो सालों से किसी बक्से में बंद थी। उस बच्ची की आंखें चमकती थीं, मगर उसमें सवाल नहीं, एक दावा था, जैसे वो जानती हो कि अब इस हवेली की बिखरी तहजीब में उसकी मौजूदगी एक आखिरी नमक की तरह जरूरी है। बीबी सफिया ने कांपते हुए होठों से पूछा, किसका नाम है तुम्हारा? बच्ची ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरी अम्मी कहती थीं, मेरी पहचान कोई नाम नहीं, बस एक रेसिपी है, मीठा ए नफरत ज्यादा मोहब्बत, जो उन्होंने कभी आपके लिए लिखी थी। और उसने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली जो आंसुओं से भीगी हुई थी और उस पर लिखा था, सफिया के नाम, उस दिन के लिए जब वो सच का स्वाद समझ पाए। ये तालीमुद्दीन की लिखावट थी, जिसे बीबी सफिया अपने सास और ससुर की दुआओं से भी बेहतर पहचानती थीं। और जिस लम्हे वो चिट्ठी उनके हाथ में आई, उनके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे पिछली दीवार की तरफ बढ़ीं, जहां उनकी जवानी की सबसे बड़ी चूक दबी पड़ी थी। एक वो चिट्ठी जो कभी तालीमुद्दीन ने लिखा था, मगर जो हवेली के अंदर कभी पढ़ी नहीं गई, सिर्फ दबी रही, महफूज रही और अब उस बच्ची के हाथों में एक फरियाद बनकर लौटी थी। बीबी सफिया ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया, मेरी सफिया, तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत का कर्ज है मुझ पर, मगर एक शाम मुझसे एक खता हो गई, एक भटकाव। एक ऐसी रात जब मैं लखनऊ से वापस आया, बारिश हो रही थी और तुम्हारे खत का जवाब देते हुए जब मैंने देखा कि तुम अब्बा की तबीयत के कारण दावत रद्द कर रही हो, तो मैं नसीम की बहन नाजिया के घर गया। उसे एक पुरानी जान पहचान थी, एक तसल्ली, एक गलत नज़दीकी, और उसी रात एक रूह बनी, एक बच्ची बनी। मेरी गलती, मेरी सच्चाई, मेरा हिस्सा। अगर तुम कभी इस पुलाव के पीछे की खामोशी को समझ सको तो उसे अपना लेना, क्योंकि उस बच्ची में मेरी मोहब्बत का खंडहर नहीं, बल्कि मेरी माफ़ी का नमक है। और जैसे ही चिट्ठी खत्म हुई, हवेली की हवा में एक ऐसा सर्द झोंका चला कि हर दिया कांप उठा, हर चिराग हिल गया और बीबी सफिया के चेहरे पर वो अश्क बहे जो इज्जत की चादर ओढ़कर सालों से अंदर छुपे बैठे थे। उन्होंने बच्ची की तरफ देखा, फिर उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तू तालीम की भूल नहीं, तू मेरी आधी रूह है, तू अब से हमारी हवेली का नमक है, हमारी मेहर है। और पूरे घर में एक ऐसी खामोश रुलाई गूंजी जो सदियों की गलती धो रही थी। उस बच्ची का नाम रखा गया शहफातुन नजरिया। और उसी रात तय हुआ कि हवेली की आखिरी दावत अब सिर्फ बिरयानी नहीं होगी, बल्कि मीठा ए नफरत ज़्यादा मोहब्बत होगी। एक ऐसा मिठा जो नाजिया ने अपनी रसोई में बनाया, जिसे कभी परोसा नहीं गया, क्योंकि उसकी इज्जत को हवेली ने नाम नहीं दिया था। उस मिठे की रेसिपी एकदम अनोखी थी, खजूर का गुड़, काजू की परतें, गुलाब जल और एक खास इत्र जो सिर्फ हिना की खुशबू से बनता था। बीबी सफिया ने खुद अपने हाथों से वो रेसिपी तैयार की, और जोया, जो अब अपने दर्द को मोहब्बत में पिघलाना सीख चुकी थी, उसने कहा, अम्मी, ये मीठा सिर्फ दावत का हिस्सा नहीं होगा, ये सजदा होगा अपनी गलतियों का। फरजाना ने शरबत की तश्तरी सजाई, जिसमें इत्र से बनी गुलाब की पंखुड़ियां थीं, और बच्ची शेफातुन ने रसोई में हल्की हंसी बिखेरते हुए कहा, ये मेरा पहला पकवान होगा। और हवेली की दीवारों ने महसूस किया कि कभी जो रसोई सिर्फ जायका परोसती थी, अब वो रिश्तों की जड़ों में हकीकत का पानी डाल रही है। लेकिन जैसे ही मीठा पकने लगा और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी,
अचानक हवेली के दरवाजे पर एक तीसरी चिट्ठी आकर गिरी और इस बार वो चिट्ठी खून से लिखी हुई थी। उसमें सिर्फ 2 लफ्ज थे, सच अधूरा है, और नीचे सिर्फ एक निशान 3 पत्तों वाली तुलसी का, जिसे सिर्फ एक ही शख्स पहचान सकता था, सुल्तान मियाँ, जो कभी हवेली की रसोई का चपरासी था, मगर जिसने एक रात अचानक हवेली से 2 तश्तरियां चुराकर भागने की कोशिश की थी और हवेली से निकाल दिया गया था। मगर कोई नहीं जानता था कि उन तश्तरियों में सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि तालीमुद्दीन का वो दस्तावेज था जिसमें उन्होंने हवेली के हर रिश्ते का सच लिखा था।